वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर्स एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स। अ पेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, तो उसको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। और जनरली तौर पे पॉलीपेप्टाइड में क्या रहते हैं, आपके 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स रहते हैं। ठीक है। जनरली polymers of more than 10 amino acids are termed as polypeptides, and those with more than 100 are generally termed as proteins. ठीक है। तो जिसमें 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो गए उसको आप प्रोटीन बोलेंगे। जिसमें आपके 10 अमाइनो एसिड्स हैं उनको क्या बोला जाएगा, पॉलीपेप्टाइड्स बोला जाएगा। आप सबको पता है कि एक जनरल प्रोटीन्स जब जुड़ते हैं, दो प्रोटीन्स आपस में, तो ये बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन है, वाटर को निकालते हैं और क्या बनाएंगे, उसके बाद एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखें ये चीज़ कि ये जो बनेगा लास्ट में CONH, ठीक है, ये जुड़ जाएंगे, इसको बोलेंगे आप पेप्टाइड। ये देखिए ये इससे जुड़ जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर बात करें क्या है पेप्टाइड की, इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। Oxytocin is a polypeptide which act on uterine smooth muscles. Gramicidin, polymyxin, bacitracins are all peptides which are used as antibiotics. Bradykinin is a nonapeptide, which means it consists of 9 amino acid residue, which is a pain reducing substance. In similar way, bleomycin used for treatment of cancer is a peptide. तो आप सबको पता है कि देखिए पेप्टाइड का हमारे जो बायोलॉजिकल रोल क्या है, जो हमारे बॉडी पे भी इसका यूज़ है और हमारे लिए किस तरीके से मददगार है, ये आपके सामने है कि इंसुलिन क्या है, ये भी पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन, इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है। ग्रामिसिडिन, पॉलीमिक्सिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी क्या है, पेप्टाइड। तो मतलब पेप्टाइड है तो मतलब कि ये क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। तो पेप्टाइड बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड किसको बोलेंगे, इट इज ए चेन ऑफ अमाइनो एसिड, खासकर 10 से ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर वेरी कम्प्लेक्स बट वेल ऑर्गेनाइज्ड। दे आर कैटेगराइज्ड इन 4 डिफरेंट लेवल। तो 4 डिफरेंट लेवल कौन कौन से हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर। ओके। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विच आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। ओके। तो अभी हमने जो पीछे पढ़ा था जो सिंपल सा है कि दो अमाइनो एसिड हैं उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है। तो ये हुए जो जनरल सिंपल स्ट्रक्चर है, उनको क्या बोला जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। आप अपनी स्क्रीन के सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये आप ये देखिए एलानिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, ये सारे क्या है, एक सिंपल लाइन में बने हुए हैं। ठीक है। तो ये कनेक्टेड किससे है, विद हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हुए सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। तो चलिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट इज द कोइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू हेलिकल स्ट्रक्चर। कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो तो उसको क्या बोला जाएगा, एक अल्फा हेलिक्स। ठीक है। इन दिस स्ट्रक्चर there is a hydrogen bonding between neighboring amino acid which occurs at the sites where the peptide chain is folded from a helix। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे देखिए इस हेलिकल चेन को, ये हेलिकल चेन है। ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, पॉलीपेप्टाइड, मतलब पॉलीपेप्टाइड है इसके ऊपर। ठीक है। ये देखिए एक पेप्टाइड बॉन्ड ये है। ठीक है। और एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे है। तो ऐसे ऐसे करके मान लीजिए ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, तो ये एक अमाइनो एसिड होगा। तो ऐसे ऐसे करके इस हेलिकल चेन पे डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं। ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या बताया था आपको, अमाइनो एसिड की चेन। तो ये देखिए चेन कुछ इस तरीके से बन रही है हेलिकली, और इस हेलिकल पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं।
ठीक है, इतनी बात पता चल गई आपको। अब यहाँ देखिए कि ये सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये जो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और नेक्स्ट ये जो NH ग्रुप है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग है। आप हर जगह देख सकते हैं इनके बीच में एक बॉन्डिंग है, और इस बॉन्डिंग को बोलते हैं आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इनसे कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये कनेक्टेड है, ठीक है, किसमें, प्राइमरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में। Hydrogen bond occurs between hydrogen bond occurs between carbonyl oxygen and amide nitrogen। किस किस के बीच में है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन और अमाइड नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, ये हुई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहीं भी देख लीजिए कार्बोनाइल ऑक्सीजन और अमाइड नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये आप कहीं भी देख सकते हैं, ये आपके सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में मिलेगी ही मिलेगी। ओके that is O of CO is linked by H to N of NH। हाइड्रोजन बॉन्ड make the helical a very rigid structure। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, एक रिजिडिटी मिलती है इस हेलिक्स स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये रहा था आपका अल्फा हेलिक्स। उसके बाद बात करते हैं प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। इन दिस स्ट्रक्चर अ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अकर बाय साइड इन एन एक्सटेंडेड स्टेट इंस्टेड ऑफ कॉइल्ड स्टेट। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा भी कोई कॉइल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है। आप ये देखिए कि ये एक पूरी चेन है किसकी, पॉलीपेप्टाइड है, और ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड है, और ये देखिए लिंक किससे है, सिमिलर वे में, जिस तरह हमने अल्फा हेलिक्स में बताया था ना, हाइड्रोजन से जुड़ी है, ठीक है, उसी तरीके से ये बॉन्डिंग यहाँ पे जुड़ी है, ठीक है। फर्क क्या है कि ये आपका हेलिक्स नहीं है, और बीटा प्लेटेड आपका हेलिक्स नहीं है, ये क्या है, प्लेट लाइक अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। और ये प्लेट लाइक अरेंजमेंट पैरेलल भी हो सकता है और नॉन पैरेलल भी हो सकता है। द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड विच अकर बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड NH ग्रुप। देखिए सिमिलर से C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिमिलर वे में, जिस तरह अल्फा हेलिक्स में जुड़ी थी, इसी तरीके से बीटा प्लेटेड में जुड़ी है। दिस पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो ये पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल। कैसे, ये देखिए इस वक्त जो आपके सामने है ये एंटी पैरेलल है। कैसे, ये देखिए ये और ये ऐसे करके ये बना है इसका, ठीक है। पैरेलल कैसे हुई, मान लीजिए ये अगर बनाऊं मैं जिगजैग, और इसी के लेन में मैं बना दूं, ये देखिए ये और ये पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो उसी तरह ये बीटा प्लेटेड है। उसके बाद बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी स्ट्रक्चर रेफर टू द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन टू फॉर्म टाइट एंड कॉम्पैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, दे आर रेफर टू फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन, जब प्रोटीन चेन फोल्ड कर जाए, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने ऐसे पढ़ा था, सेकेंडरी में क्या अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड पढ़े थे आपने। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, जिगजैग। ये देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे हैं, आपके ऐसे ऐसे करके बनेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें रहता क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन टू फॉर्म टाइट एंड कम्पैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इट इज ओनली सच अ कन्फर्मेशनल विच इज अ बायोलॉजिकल एक्टिव, ठीक है। ये इकलौती एक ऐसी कन्फर्मेशन है टर्शियरी स्ट्रक्चर जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव है, ठीक है। तभी इसको नेटिव प्रोटीन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बायोलॉजिकली एक्टिव है अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर फर्दर स्ट्रेंथन बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी इंट्रैक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, ठीक है, और कौन कौन सी हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है और डाइसल्फाइड बॉन्ड है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपके हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगी, ये आपकी आयनिक, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंट्रैक्शन होगी। उसके बाद ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसी तरह आपका सल्फाहाइड्राइल ग्रुप के साथ SH, जो कि किस में होता है, सिस्टीन अमाइनो एसिड में, ठीक है, उसके बीच में बॉन्डिंग है। तो ये रहे थे आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करते हैं बच्चों क्वाaternary स्ट्रक्चर। तो क्वाaternary स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज शोन बाय प्रोटीन कंटेनिंग मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी हम क्या बात कर रहे थे बच्चों, अभी हम सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे थे जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हैं।
अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक से ज़्यादा है, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तब उसको क्या बोला जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। These peptide chains are further strengthened by ionic bond, hydrogen bond, hydrophobic interaction। और ये भी कैसे स्ट्रेंथन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस रहती है इनमें, ठीक है। दिस असेंबली एज अ वोल कॉल्ड ओलिगोमर। तो इस पूरी असेंबली को क्या बोला जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को ओलिगोमर बोला जाता है, ठीक है। और इसकी जो सब यूनिट्स हैं उनको क्या बोला जाएगा, वेयर ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड सब यूनिट इज नोन एज मोनोमर, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारी मान लीजिए बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, इसको बोला जाएगा पूरा ओलिगोमर। और जो सिंगल यूनिट बनेगी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको बोला जाएगा आपका क्या, मोनोमर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल रहता है आपका हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेमोग्लोबिन में आपके पास क्या है, अल्फा चेन बीटा चेन है इसके पास क्या है, बेसिकली दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन। रेड कलर में आप जो देखेंगे वो क्या है, अल्फा चेन है, और जो पर्पल या ब्लूइश कलर में है वो दो बीटा चेन है। तो इसके पास क्या हो गए ना, इसके पास दो अल्फा और दो बीटा चेन, ठीक है। तो अल्फा चेन के पास 141 अमाइनो एसिड है, बीटा चेन के पास 146 अमाइनो एसिड है। तो तभी इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि उसके पास मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसे बोला जाता है, डीनेचुरेशन इज डिफाइंड एज डिसरप्शन ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन के अभी हमने डिस्कस करे, अगर वो डिसरप्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। दिस इज लेड बाय अल्ट्रेशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अफेक्टेड प्रोटीन। और इससे क्या असर पड़ेगा, प्रोटीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ेगा। डिनेचुरेशन इज अ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब मान लीजिए कोई प्रोटीन है, मैंने कोई केमिकल एजेंट डाला और ये क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया, ठीक है। डीनेचर्ड होने पे ये टूट गया। अब ये प्रोटीन को दोबारा मैं रीनेचर कर सकता हूँ, मतलब कि इसी पोजीशन पे इसको दोबारा ले आ सकता हूँ मैं, इसी पोजीशन पे इसको, ठीक है। तो ये हुआ रीनेचुरेशन। तो प्रोटीन डीनेचर भी हो सकते हैं और रीनेचर भी, जिसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। द पेप्टाइड बॉन्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। द पेप्टाइड बॉन्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर आर स्ट्रॉन्ग इनफ दैट दे डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय डिनेचुरेशन। अभी हमने बात करी ना कि सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिनेचर होते हैं। व्हाट अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर डिनेचर नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। दो अमीनो एसिड के बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटता। मगर जब आप सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें, आपको पता था उसमें क्या क्या है, आयनिक बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, हाइड्रोफोबिक ये भी है, इंटीग्रेशंस भी है उनमें, ठीक है। तो ये क्या है, ये वीक है एज कंपेरिजन टू पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये अगर इजीली टूट गए तो पूरी कन्फर्मेशन प्रोटीन की क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। मान लो कोई हेलिकल स्ट्रक्चर में अगर आयनिक बॉन्ड टूट गए तो पूरी जो हेलिकल स्ट्रक्चर की कन्फर्मेशन है वो खराब हो जाएगी। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर टूट नहीं सकता। उसके बाद एजेंट्स कौन कौन से हैं जिससे डीनेचुरेशन होती है। मान लीजिए कोई प्रोटीन है, अब मुझे प्रोटीन को डीनेचर करना है, तो कैसे करूंगा मैं, उसके लिए कोई केमिकल एजेंट्स भी तो है। कौन कौन से हैं, फिजिकल एजेंट्स भी है, केमिकल्स भी है। फिजिकल एजेंट लाइक यूवी, एक्सरे, हाई प्रेशर एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अगर मैं हीट ट्रीट करूं प्रोटीन को तो डिनेचर हो जाएगा, यूवी रेज डालूं, एक्स रेज, हाई प्रेशर या वायलेंटली शेक करूं प्रोटीन को तब भी हो जाएगा। केमिकल एजेंट्स भी है बड़े सारे, अल्कालीज हो गए, एंजाइम्स, हैवी मेटल्स, डिटर्जेंट्स या यूरिया, इनसे भी आपका प्रोटीन डिनेचर हो जाएगा। डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लेड टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। और इस डिनेचुरेशन से आपको पहले ही बताया मैंने कि केमिकल और फिजिकल जो चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस, उस पर असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्प्लिटिंग ऑफ लिंकेज बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड विच रिजल्ट टू अनकॉइलिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। आपको पता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग से मिलके बने हैं, ठीक है। अगर ये बॉन्ड टूट गए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इन पे, ठीक है, तो इनकी फोल्डिंग नहीं होगी, ठीक है, जो इनकी शेप थी ओरिजिनल वो नहीं रह पाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, अभी तक आपने पढ़ा था डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मैंने क्या बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर, जो आपका स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो
टूट जाना, ठीक है, स्ट्रक्चर टूट जाना। और आपको बताया था डिनेचुरेशन क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस भी है और इरिवर्सिबल भी है। अब ध्यान से पढ़ें, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन किसे बोलते हैं। इट इज जनरली डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ प्रोटीन पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन से किसी प्रोटीन के पार्टिकल को निकालना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। एज वी नो प्रोटीन हैज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है प्रोटीन के पास क्या है, नेगेटिव, आप सबको पता है ना, प्रोटीन है ये, इसके पास क्या है, आर ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, और क्या, हाइड्रोजन है, और कौन सा ग्रुप है तीसरा, कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, COH, ये आपको पता है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये सब आपको पता है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन का। अब इसमें हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है प्रोटीन के पास, ठीक है, विच पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गेट अटैच्ड। कोई कंटेनर था, इसके अंदर आपका प्रोटीन पड़ा है, प्रोटीन पड़ा है और वाटर है, ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या है, बाइंड करके ही रहेगा इसके साथ, वाटर के साथ। क्यों, क्योंकि वाटर की खासियत क्या है, इसके पास पोलर मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन की खासियत क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर है इसका, ठीक है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक कुछ भी होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसके कारण ये पानी से बंधा रहता है। तो हमारा काम क्या है, इस प्रोटीन को आज़ाद करना है, मतलब सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। So what happened during precipitation is the protein molecule come close to each other by means of different agents like heavy metals, alkaloid solution, organic solvents, concentrated salt solutions, हीट या ब्रिंगिंग टू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हमारा मकसद क्या है, इस सॉल्यूशन में प्रोटीन को अलग करना। और ये कैसे कर पाएंगे हम, केमिकल्स हैं बड़े सारे यूज़ कर सकते हैं, हैवी मेटल हो गया, एल्कलॉइड हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गया, कंसनट्रेटेड साल्ट हो गया, ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आपको जीटर एन में पढ़ा था ना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जब आपके पास इक्वल चार्ज हो, इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो उस चार्ज पे हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं प्रोटीन को। तो ये हुआ आइसोलेशन किसका, प्रोटीन का, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। उसके बाद एक टर्म आती है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। अब कोगुलेशन किसे बोलेंगे, व्हेन अ प्रोटीन इज प्रेसिपिटेटेड। ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ प्रोटीन इज प्रेसिपिटेटेड। अभी हमने प्रेसिपिटेशन पढ़ा था ना, जब किसी प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेंगे, मान लीजिए ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को मैंने प्रेसिपिटेट कर दिया एंड इट इज सेमी सॉलिड विस्कस, और इस वक्त ये क्या है, सेमी सॉलिड विस्कस, देन इट इज कोआगुलेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, ये है कोआगुलेशन। या फिर और व्हेन प्रोटीन इज डिनेचर्ड, व्हेन अ प्रोटीन इज डिनेचर्ड एंड प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ठीक है। प्रोसेस इज इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई प्रोटीन था, इसकी प्रेसिपिटेशन कर दी मैंने, ठीक है, प्रेसिपिटेशन करने पे ये प्रेसिपिटेशन दोबारा प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाई, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे इरिवर्सिबल। ये प्रोटीन है, प्रोटीन से प्रेसिपिटेट बन गया और प्रेसिपिटेट से दोबारा प्रोटीन बनेगा, ये हुई रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है कि ये प्रोसेस क्या होनी चाहिए, व्हेन प्रोटीन इज डिनेचर्ड एंड द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल देन इट इज नोन एज कोआगुलेशन, ठीक है। तो ये रहा कोआगुलेशन। उसके बाद बात करते हैं फ्लोकुलेशन की, इसको ध्यान से सुनिएगा। इफ वी प्रेसिपिटेट अ प्रोटीन, कोई प्रोटीन है, मैंने इसको प्रेसिपिटेट कर दिया, ठीक है, एट आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। कौन सी पीएच पे, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, जिस पीएच पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, एंड शुड बी रिवर्सिबल। शुड बी रिवर्सिबल का मतलब कोई प्रोटीन को आपने क्या प्रेसिपिटेट कर दिया और प्रेसिपिटेट के बाद वो दोबारा प्रोटीन बन जाना चाहिए, ठीक है, तो उसी को प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोकुलेशन। इफ वी प्रोवाइड हीट टू फ्लोकुलेटेड प्रोटीन, अब मान लीजिए कोई फ्लोकुलेटेड प्रोटीन है, मैंने उसको हीट प्रोवाइड कर दी, देन इट फॉर्म कोआगुलम। कोआगुलम मतलब कि उसमें कोआगुलेशन हो गई, ठीक है। और आपको कोआगुलेशन में पता है क्या होता है कि इरिवर्सिबल है ये प्रोसेस, ठीक है। तो यही फर्क है आपका तीन चीज़ों में, जो डिनेचुरेशन थी, प्रेसिपिटेशन थी, कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन में। इन सारे टॉपिक्स को, खासकर फ्लोकुलेशन, कोआगुलेशन, डिनेचुरेशन को ध्यान से पढ़िएगा, इस पीपीटी को दोबारा से देखिएगा, समझिएगा। ओके, आई होप आपको ये से समझ आया होगा। थैंक यू।